Yeah, good evening. This is the continuation video of respiration in an organism, class 7. And this is second lecture, and we are starting from external respiration, whose other name is breathing as well. आपको पता है, we normally breathe through our nose. Sometime we breathe through our mouth as well. If we close our nostrils and mouth tightly, we soon be feeling very uneasy. अगर आप अपनी सांस रोक के देखें तो आप अपनी ब्रेथ को ज़्यादा समय तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, राइट? तो इट मीन्स यू कांट लिव फॉर मोर देन अ मिनट विदाउट ब्रीदिंग एयर, कि जब तक हम एयर को इनहेल एक्सेल नहीं करेंगे तो हम ज़्यादा समय तक, हार्डली अ मिनट भी जीवित नहीं रह पाएंगे। जो एयर को हम इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहेलेशन कहते हैं। और जब हम एयर बाहर छोड़ते हैं, विच इज़ रिच इन CO2 आउटसाइड द बॉडी, इसको क्या कहते हैं? एक्सेलेशन कहते हैं, राइट? ब्रीदिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार हर समय जारी रहता है जब तक ऑर्गेनिज्म जीवित है। ब्रीदिंग रेट की बात करें तो अभी अभी हमने ये सीखा कि ब्रीदिंग के टाइम पे इनहेलेशन और एक्सेलेशन टेक प्लेस होता है। आपको पता ही है कि ब्रेथ का मतलब क्या है? ब्रेथ का मतलब है एक बार इनहेल करना और एक बार एक्सेल करना, एक बार सांस अंदर लेना और एक बार सांस बाहर छोड़ना, ठीक है ना? तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप एक मिनट में ऐसा करेंगे उसी को आपका ब्रीदिंग रेट कहा जाएगा। एवरेज की बात करूँ तो एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो होता है वो रेस्ट पर ब्रीद इन करता है, इन और आउट करता है लगभग 12 to 18 टाइम्स अ मिनट। हैवी एक्सरसाइज के दौरान जो ब्रीदिंग रेट होता है वो लगभग 25 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और आपको पता होना चाहिए कि हम उससे फास्ट ब्रीथ ही नहीं करेंगे, डीप ब्रेथ भी लेंगे, गहरी सांसें लेंगे, ठीक है ना? जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन हम इनहेल करेंगे और वही हमारे सेल्स में सप्लाई होगी, स्पीड अप हो जाएगी और ब्रेक डाउन करेगी फूड को भी, और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। तो जो ब्रीदिंग रेट है किसी भी पर्सन का, वो कब सबसे ज़्यादा स्लो होता है? जब वो सो रहा है, क्योंकि उस केस में बॉडी को मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत होती है स्लीप के दौरान। एक एक्टिविटी की हेल्प से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कैसे ब्रीदिंग रेट अलग अलग एक्टिविटीज़ के दौरान जो है वो डिफ्रेंशिएट होता है। अगर आप फिगर नंबर 10.1 को देखें तो कुछ एक्टिविटी इसमें दिख रही हैं आपको। जैसे मान लीजिए आप ही हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई वॉक कर रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई कैरम खेल रहा है, कोई रन कर रहा है। अगर रन करेगा तो ऑब्वियसली रनिंग और साइकिलिंग में सबसे ज़्यादा फास्ट होगा आपका हार्ट बीट भी और आपका ब्रीदिंग का रेट भी। वॉकिंग के टाइम पे भी कंपैरेटिवली डिपेंड करता है, आप स्लो वॉक कर रहे हैं या फास्ट वॉक कर रहे हैं। और रीडिंग के समय नॉर्मल रहेगा और टीवी देखते समय भी नॉर्मल रहेगा, राइट? तो क्लास, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हम ब्रीथ करते कैसे हैं। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी मेन ऑर्गन्स हैं नोज़, नॉस्ट्रिल्स, नेसल कैविटी, ट्रैशिया जिसे विंड पाइप भी कहते हैं, लंग्स, ब्रोंशाई, ब्रोंशाइस और एल्वोलाई, ठीक है? तो अब हम मैकेनिज्म समझेंगे ब्रीदिंग का। सबसे पहले आपको पता है कि आपकी नोज़ में दो होल्स हैं जिन्हें नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। एक पैसेज होता है, एक रास्ता होता है नोज़ में बिहाइंड द नॉस्ट्रिल, उसे क्या कहते हैं? नेसल कैविटी कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आपकी नोज़ है और ये इसके पीछे एक रास्ता है, इसे नेसल कैविटी या नेसल पैसेज भी कहते हैं, और ये नॉस्ट्रिल्स हैं जो होल्स हैं, ठीक है ना? ये ट्रैशिया यानी कि विंड पाइप है। एक विंड पाइप होता है बेटा, एक फूड पाइप होता है, फूड पाइप को ईसोफेगस कहते हैं। ये लार्नेक्स है, ठीक है, आपके थ्रोट में, आप जिसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, हाथ लगा के भी देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये ब्रोंशाई, फिर ये लंग्स आपके दिख रहे हैं, ठीक है ना, फेफड़े इन हिंदी। ये रिब केज है जो रिब्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। डायफ्राग्राम आप देख सकते हैं विच इज़ अ शीट ऑफ मसल्स। ये अल्वोलाई देख सकते हैं आप जो एयर सेक्स है, और ब्रोंशाइल को देख सकते हैं, ठीक है? तो क्लास ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको फिगर में अच्छे से एक्सप्लेन कर भी रखा है। अब हम बात करेंगे
मैं फिर से बताता हूँ मैकेनिज़्म में क्या होता है। हमारी नोज़ में 2 होल्स होते हैं, उन्हें हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं, और एक रास्ता होता है नोज़ के बिहाइंड, उसे हम नेसल कैविटी कहते हैं। नॉर्मली जब भी हम एयर लेंगे तो नॉस्ट्रल के थ्रू लेंगे, और जब भी हम इनहेल करेंगे एयर, मतलब अंदर लेंगे सांस, तो वो हमारे नॉस्ट्रल में से पास होते हुए नेसल कैविटी में से पास हो जाएगी। हमारी नोज़ में इसलिए हेयर्स होते हैं कि कोई डस्ट के पार्टिकल हों या अनवांटेड पार्टिकल्स हों, वो आगे ना जा पाएँ, राइट। और कई बार डस्ट के पार्टिकल जब जाते हैं तभी वी स्नीज, यू नो दैट। तो जैसे जैसे हम एयर पास करेंगे इस कैविटी से, तो वो वार्म हो जाएगी और मॉइस्चर हो जाएगी थोड़ी सी। मॉइस्चर का मतलब समझते हो ना, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि म्यूकस यानी कि जो बलगम सेक्रेट होगा मेम्ब्रेन लाइनिंग के द्वारा नेसल कैविटी में, डस्ट और बाकी जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एयर में वो ट्रैप अप हो जाते हैं म्यूकस के द्वारा, और जो हेयर प्रेजेंट होते हैं नेसल कैविटी में। नेसल कैविटी से आपको पता होना चाहिए क्लीन, मॉइस्ट और वार्म एयर जो है पास करेगी ट्रेशिया या विंड पाइप में। जो ट्रेशिया की जो ब्रांचेस हैं बेटा, वो फर्दर आप 2 थिनर ट्यूब देख सकते हैं, उन्हें कहते हैं ब्रोंशाई, राइट। क्या कहते हैं? ब्रोंशाई। जैसे कि यहाँ आप फिगर में देख भी सकते हैं, इन्हें ब्रोंशाई या ब्रोंशस कहते हैं। ये फर्दर लंग्स में एंटर करती हैं, ठीक है। तो फिगर तो आई होप सभी को ही क्लियर है। इसके बाद हम बताएंगे कि जब भी हम एंटर करेंगे, आफ्टर जब लंग्स में एयर एंटर करती है, तो हर ब्रोंशस जो है वो डिवाइड हो जाता है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर ट्यूब्स में, उन्हें ब्रोंशाइलोल्स कहते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं टाइनी एयर सैक्स होती हैं इनके एंड पर, जिन्हें एल्वोलाई कहते हैं, और इनका सिंगुलर है बेटा एल्वोलस। प्लीज़ ध्यान दीजिए, हर जो लंग है वो मिलियंस ऑफ एल्वोलाई होते हैं उसमें, और जो वॉल्स होती हैं एल्वोलाई की वो काफ़ी थिन होती है, काफ़ी पतली होती हैं, एंड दे आर सराउंडेड बाय थिन ब्लड कैपिलरीज। छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज, जो ब्लड की धमनियाँ हैं, उनसे सराउंडेड होता है, ठीक है। जो एयर होती है ट्रैशिया से, वो ब्रोंशाई के थ्रू, द एयर फ्रॉम द ट्रैशिया थ्रू द ब्रोंशाई एंड ब्रोंशोल्स फाइनली एंटर करती है एल्वोलाई में, और जो ऑक्सीजन ऑफ एयर होता है वो डिफ्यूज़ आउट हो जाता है थिन वॉल्स ऑफ एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरीज में। मैं फिर से सारा मैकेनिज्म बता दूं। नोज से नेसल कैविटी, नेसल कैविटी से लार्निक्स, लार्निक्स से ट्रैशिया, ट्रैशिया से ब्रोंशाई, ब्रोंशाई से ब्रोंशोल्स, उसके बाद एल्वोलाई, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये कुछ MCQs हैं, मैं चाहूँगा आप सॉल्व करें, ठीक है। आपको पता होना चाहिए हमारे लंग्स में लगभग 300 मिलियन एल्वोलाई हैं, और लंग्स जो है एक ही ऐसा ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी में जो फ्लोट भी कर सकता है, राइट। अब क्वेश्चन आता है एयर कैसे एंटर करती है लंग्स में। एक सिंपल एक्टिविटी से हम समझेंगे कि एयर कैसे एंटर करती है लंग्स में जब हम इनहेल करते हैं, और पुश आउट करते हैं जब हम एक्सेल करते हैं। इसके डेमोन्स्ट्रेशन को समझने के लिए उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा कि जो ऑक्सीजन एयर में डिफ्यूज़ हो रही थी थिन वॉल्स ऑफ एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरीज में जा रही थी, यही ऑक्सीजन कंबाइन कर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ ब्लड में, ताकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और फर्दर सारे सेल्स में बॉडी के मूव कर जाती है। सिमिलरली जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड ड्यूरिंग द इंटरनल रेस्पिरेशन, वो भी ब्लड में एंटर करता है। ब्लड फर्दर कैरी करता है CO2 को एल्वोलाई में, लंग्स में, और लंग्स से CO2 जो है रिमूव हो जाती है अलॉन्ग विद द एयर वी ब्रीथ आउट। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है बेटा, वो एल्वोलस में कैरी करता है। ये आप देख भी सकते हैं कि कैसे CO2 एंटर कर रही थी और ऑक्सीजन एंटर कर रही है ब्लड कैपिलरी में, फिर ब्लड फ्लो कर रहा है टिश्यूज़ के साथ जो CO2 कैरी करता है, और राइट साइड पे आप देख सकते हैं ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम एल्वोलस कैरीज ऑक्सीजन, और ब्लड कैपिलरी को भी आप देख सकते हैं। वापस आते हैं मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग को समझते हुए, ठीक है। इसके लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी, वाई शेप ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब की, 2 बैलून चाहिए होंगे, प्लास्टिसिन, रबड़ शीट एंड रबड़ बैंड चाहिए होगा। सबसे पहले आपको एक वाइट प्लास्टिक बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी, और ताकि आप इसके बॉटम को कट कर सकें, कुछ ऐसा मैं अभी करके भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। उसमें आपको होल
जो है बॉटल के कैप के थ्रू चाहिए होगा। फिर आप क्या करेंगे, 2 डिस्टिल्ड बैलून्स ले लेंगे आप, जो वाई शेप्ड ग्लास या प्लास्टिक ट्यूब पर आप देख सकते हैं, जैसे कि फिगर में आप देख रहे हैं। फिर इंट्रोड्यूस करेंगे ट्यूब को जो फिटेड है। डिफ्लेटेड बैलून का मतलब उनमें से हवा निकली पड़ी है, कुछ ऐसे ही लगाने हैं जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है ना। और पास करेंगे, मतलब ऐसा सेटअप आपको तैयार करना है जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। एक थिन रबर शीट को ओपन बेस ऑफ बॉटल के अराउंड लार्ज रबर बैंड के साथ आप कर लेंगे। आपका एपरेटस अब तैयार है। जो स्पेस है आपका बॉटल के अंदर, वो चेस्ट कैविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बैलून है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लंग्स को, जबकि रबर शीट जो है वो डायफ्राग्राम को कर रही है। आपको पता है जब आप एयर इनहेल या एक्सहेल करेंगे, जब एयर बाहर निकलेगी तो बैलून जो है डिफ्लेट हो जाएंगे, उनमें से हवा निकल जाएगी, और जब एयर एंटर करेगी तो बैलून आपके फूल जाएंगे, राइट। तो इस सब से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब आप पुल करेंगे रबर शीट को नीचे की तरफ, तो जो स्पेस होगा बॉटल में इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से जो एयर प्रेशर है बॉटल के अंदर वो लोअर हो जाएगा, और जो बाहर का प्रेशर है वो रश करेगा वाई शेप ट्यूब में, बैलून्स में, जिसकी वजह से जो बैलून्स है वो इन्फ्लेट हो जाएंगे, उनका साइज़ कम हो जाएगा। और अगर आप पुशअप करेंगे रबर शीट को ऊपर की तरफ, तो जो स्पेस है इनसाइड द बॉटल वो डिक्रीज़ करेगा, जो एयर प्रेशर है बॉटल में वो इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से हम पुश करेंगे एयर को बाहर की तरफ, जिसकी वजह से बैलून डिफ्लेट हो जाएंगे। तो क्लास ये था हमारा सेकंड लेक्चर, राइट। धन्यवाद।